हेलो फ्रेंड्स, हमारा सॉल्यूशन वाला टॉपिक चल रहा है और इसमें हम नॉर्मलता पढ़ रहे थे। सांद्रता का एक प्रकार है नॉर्मलता भी, नॉर्मलिटी, और एन से इसको दर्शाते हैं। परिभाषा इसके हम पढ़ चुके थे कि 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। और उसके कुछ सूत्र भी हमने देख लिए। नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन V लीटर में, ये हमने पढ़ा था। और यदि ग्राम तुल्यांक सीधे नहीं दिए हैं, तुल्यांकों की संख्या डायरेक्ट नहीं दी है, द्रव्यमान का मान दिया है, तो विलय का द्रव्यमान इसमें भाग लग जाएगा विलय का ग्राम तुल्यांक की भार और गुना आयतन V लीटर में। और यदि ये आयतन V ml में दिया है मिलीलीटर में, तो ऊपर गुना ये 1000 हो जाएगा। इतना हम इसे पढ़ चुके थे। मात्रक जो था इसका, वो भी हमने लिखा था, मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या सिर्फ तुल्यांक प्रति लीटर भी लिख देते हैं। बुक्स में ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तुल्यांक प्रति लीटर, या आंकिक मान के बाद कैपिटल N लगा देते हैं, क्योंकि N खुद एक सांद्रता का मात्रक है। नॉर्मलता खुद एक सांद्रता का मात्रक है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि नॉर्मल विलयन 1N वाला होता है। बाई नॉर्मल यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसकी नॉर्मलता 2 है, 2N है। पेंटा नॉर्मल है 5N है। सेमी नॉर्मल N/2 नॉर्मलता है। पेंटी नॉर्मल L/5 है। डेसी नॉर्मल N/10, सेंटी नॉर्मल N/100 और मिली नॉर्मल का मतलब N/1000। एक यदि विलय के ग्राम तुल्यांक निकालने हो, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, देखो बुक्स में कई बार ये ग्राम को नहीं लगाते हैं, सिर्फ तुल्यांक लिखे आ जाते हैं, तो वो भी आपको वैसे मान के चलना है। यदि आ जाए विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर, तो तुल्यांकों की संख्या निकालने तो इन दोनों का हम वज्र गुणा कर देंगे, यानी नॉर्मलता गुणा आयतन V, और V किस में? लीटर में। V लीटर में, लीटर में। यदि नॉर्मलता दी हुई और आयतन दिया है ml में, मिलीलीटर में दे रखा है, तो क्योंकि उधर मिली हो गया तो इधर भी ये तुल्यांक ना रह के इनको बोलेंगे हम मिली तुल्यांक। विलय के मिली तुल्यांकों की संख्या, विलय के मिली तुल्यांकों की संख्या N गुणा V, और V है ml में। एक पॉइंट हुआ। आगे हम पॉइंट की बात करें तो हमने देखो नंबर 1 में पढ़ी थी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। तो यदि नॉर्मलता से सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में लेनी है तो हम क्या करेंगे? नॉर्मलता को उसके ग्राम तुल्यांक की भार से गुणा कर देंगे, विलय के ग्राम तुल्यांक की भार से गुणा कर देंगे। देखिए नॉर्मलता का सूत्र ये है। अब इसको यदि हम विलय के ग्राम तुल्यांक की भार से गुणा कर देंगे तो ग्राम तुल्यांक की भार से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, यानी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। ml में तो 1000 का भाग लग रहा है, वो लीटर ही आएगा मात्रक, तो है ना। तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में यदि लेनी है तो नॉर्मलता गुणा विलय का तुल्यांक की भार। यदि हमें मोलरता और नॉर्मलता में संबंध देखना है, मोलरता और नॉर्मलता में, तो नॉर्मलता N बराबर होता है मोलरता गुणा N फैक्टर, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, N फैक्टर या संयोजी कारक। संयोजी कारक जैसे अम्लों के लिए N फैक्टर उनकी क्षारकता होती है, क्षारों के लिए N फैक्टर उनकी अम्लता होती है, लवण के लिए N फैक्टर धनायन पर उपस्थित कुल धनावेश या ऋणायनों पर उपस्थित कुल ऋणावेश होती है। तो नॉर्मलता यदि हमको ज्ञात करनी है मोलरता से, तो मोलरता को N फैक्टर से गुणा कर देंगे। देखिए नॉर्मलता है, मोलरता का मान और N फैक्टर से गुणा हो जाएगा। क्लियर है?
और आगे यदि हम चलें तो तनुकरण करने पर देखिए, तनुकरण करने का मतलब है विलयन में पानी मिलाना या विलायक मिलाना, विलायक की मात्रा को बढ़ा देना। तो जब हम तनुकरण करेंगे, यहां पर देखो 3 चीजें हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक, नॉर्मलता और आयतन। तो विलेय के तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक को सिर्फ तुल्यांक बोल देते हैं हम। विलेय के तुल्यांक एक तो ये है, एक है नॉर्मलता और एक है आयतन। जब हम तनुकरण करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगी, और देखिए आयतन और नॉर्मलता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि आयतन में वृद्धि होगी तो नॉर्मलता के मान में कमी आएगी, तो नॉर्मलता में कमी होगी। लेकिन क्योंकि हम विलायक की मात्रा बढ़ा रहे हैं, विलेय की मात्रा को परिवर्तित नहीं कर रहे, तो विलेय जितना घुला हुआ था विलयन में वो उतना ही रहेगा, अर्थात विलेय के तुल्यांकों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये विलेय के तुल्यांक अपरिवर्तित रहेंगे, अपरिवर्तित। और ये जो विलेय के तुल्यांक है, नॉर्मलता और विलयन के आयतन का मल्टीप्लाई ही होता है, गुणा ही होता है ना। तो नॉर्मलता गुणा आयतन विलेय के, यानी हम 2 कंडीशन ले लेते हैं, तनुकरण से पहले और तनुकरण के बाद या पानी मिलाने के बाद। तनुकरण से पहले मान लो नॉर्मलता है n1 और आयतन है v1। तनुकरण से पहले नॉर्मलता है n1 और आयतन है v1। तनुकरण जब हमने कर दिया तो नॉर्मलता भी चेंज हो जाएगी, आयतन भी चेंज हो जाएगा। तो मान लो नॉर्मलता चेंज होकर हो गई n2 और आयतन हो गया v2। लेकिन क्योंकि दोनों का जो गुणनफल है वो कहलाता है विलेय के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक, दोनों का गुणनफल विलेय के तुल्यांक कहलाता है, और दोनों का गुणनफल है परिवर्तित है, तनुकरण से पहले भी तनुकरण के बाद में। यानी हम कह सकते हैं कि n1 v1 बराबर n2 v2। ये हुआ तनुकरण के लिए सूत्र, n1 v1 बराबर n2 v2, ये तनुकरण का सूत्र है। तो तनुकरण के लिए सूत्र हो गया n1 v1 बराबर n2 v2। और इससे आगे यदि हम चलें, यदि समान विलेय युक्त 2 विलयनों को मिला दें, समान विलेय युक्त 2 या अधिक विलयनों को मिलाने पर परिणामी विलयन की नॉर्मलता, परिणामी को लिख देते हैं हम n, परिणामी विलयन की नॉर्मलता n। यानी 2 या 2 से ज़्यादा विलयनों को मिला दिया जिनमें विलेय समान है लेकिन मात्रा अलग अलग हो सकती है और विलयनों का आयतन अलग अलग हो सकता है, तो क्या होगा। देखो नॉर्मलता बराबर है तो वही विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। अब पहला विलयन है, मान लो उसकी नॉर्मलता n1 और उसका आयतन v1, तो दोनों का जो गुणा हो गया वो उस पहले विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो गई। क्लियर। फिर दूसरा विलयन है, मान लो उसकी नॉर्मलता n2 और उसका आयतन v2, इन दोनों का गुणनफल उस दूसरे विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी। दोनों का योग कर दें तो दोनों विलयनों में उपस्थित कुल विलेय के कुल ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो गई, बटे भाग लगा दे विलयन के कुल आयतन का v1 प्लस v2। और इसी प्रकार यदि 2 से ज़्यादा है तो इसी तरह n3 v3 v4 करके हम इसको और आगे कर सकते हैं। तो ये सूत्र बनेगा परिणामी विलयन की नॉर्मलता। देखो डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखा है, हमने समझा करके लिखा है, आपको समझना होगा कि सूत्र बना कैसे है, क्योंकि नॉर्मलता बराबर है विलेय के ग्राम तुल्यांक। 2 विलयनों को मिलाया, दोनों विलयनों के विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होंगे, पहले ग्राम तुल्यांक की संख्या होती है n गुणा v, तो पहले विलयन की नॉर्मलता n1, आयतन v1, तो इन दोनों का गुणा उस पहले विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक। दूसरे विलयन की नॉर्मलता n2, आयतन v2, इन दोनों का गुणा उस दूसरे विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक, और दोनों विलयनों के आयतनों का योग विलयन का कुल आयतन। तो ये हो गया
दो या अधिक विलयनों को मिलाने पर परिणामी विलयन की नॉर्मलता। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चले, अम्ल प्लस अम्ल कर दें या क्षार प्लस क्षार कर दें। देखो यहां पर इस वाले में विलय समान होने चाहिए, लेकिन यहां पर दोनों अम्ल होने चाहिए, वो अम्ल चाहे अलग अलग हो, क्योंकि अम्ल जो है वो चाहे अलग अलग हो लेकिन दोनों की प्रवृत्ति एक ही है कि दोनों जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं और त्यागे गए H प्लस आयनों की सांद्रता ही वो अम्ल की सांद्रता मानी जा रही है यहाँ पर। तो अम्ल प्लस अम्ल या क्षार प्लस क्षार मिलाने पर भी जो परिणामी विलयन बनेगा, परिणामी विलयन की नॉर्मलता, तो उसके लिए भी सूत्र यही आएगा n बराबर N1V1 प्लस N2V2 बटे V1 प्लस V2। एक अम्ल के विलयन के लिए दूसरे अम्ल के विलयन के लिए दोनों विलयनों के आयतनों का योग, वो अम्ल दोनों अम्ल हैं या दोनों क्षार हैं। यदि हम अम्ल प्लस क्षार करें, अम्ल प्लस क्षार, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अम्ल प्लस क्षार को मिलाने पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और इस पूर्ण उदासीनीकरण के लिए, पूर्ण उदासीनीकरण के लिए NaVa बराबर NbVb होना जरूरी है, जहां पर A का मतलब है एसिड और B का मतलब है बेस। एसिड यानी अम्ल और बेस का मतलब क्षार, अर्थात कि अम्ल और क्षार को मिलाए हम चाहते हैं कि पूर्ण उदासीनीकरण हो। इसके लिए जरूरी है अम्ल के तुल्यांक और क्षार के तुल्यांक बराबर हो, अम्ल के तुल्यांक और क्षार, चाहे N1V1 बराबर N2V2 लिख दो, चाहे, बात एक ही है, अम्ल और क्षार के तुल्यांक बराबर होने चाहिए। क्लियर हुआ? अम्ल और क्षार को मिलाया और यदि पूर्ण उदासीनीकरण नहीं हुआ, यदि पूर्ण उदासीनीकरण नहीं होता है तो परिणामी विलयन की, परिणामी विलयन की नॉर्मलता। अब देखिए अम्ल और क्षार को मिला रहे हैं और अम्ल क्षार के प्रभाव को निरस्त करता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को निरस्त करता है। अम्ल क्षार को उदासीन करता है, क्षार अम्ल को उदासीन करता है। यदि पूर्ण उदासीनीकरण कब होगा? जब दोनों के तुल्यांक बराबर हो। यदि पूर्ण उदासीनीकरण नहीं होता, यानी पूर्ण उदासीनीकरण कब नहीं होगा? जब दोनों के तुल्यांक बराबर नहीं हो। तो या तो अम्ल के तुल्यांक ज्यादा होंगे या क्षार के तुल्यांक ज्यादा होंगे। जिसके तुल्यांक ज्यादा है उसके तुल्यांक अम्ल के, दूसरे वाले के, मान लो अम्ल के तुल्यांक ज्यादा है तो क्षार को पूरी तरह से निरस्त कर देगा, क्षार खत्म हो जाएगा। और यदि क्षार के तुल्यांक ज्यादा है तो अम्ल को पूरी तरह से उदासीन कर देगा, वो बचे हुए क्षार के तुल्यांक रहेंगे। तो इसलिए जिसके तुल्यांक ज्यादा है उसकी मात्रा में से, उसके तुल्यांकों में से N1V1, अब ये अम्ल भी हो सकता है क्षार भी हो सकता है, N1V1 माइनस N2V2 जिसके कम है, इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो जो शेष बचता है उसके तुल्यांक बच जाएंगे। तो शेष तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का कुल आयतन V1 प्लस V2, तो ये परिणामी विलयन की नॉर्मलता हो गई। N1V1 माइनस N2V2 बटे V1 प्लस V2। अम्ल और क्षार को मिलाने पर यदि पूर्ण उदासीनीकरण नहीं होता तो N1V1 माइनस N2V2 अपन V1 प्लस V2। क्लियर हुआ? न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम इन पे आधारित आगे। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, A प्लस B में कोई अभिक्रिया हो रही है और इसमें उत्पाद बन रहा है, तो इसकी नॉर्मलता दे दी मान लो और इसका आयतन दे दिया N1V1, और इसकी भी नॉर्मलता और इसका आयतन दे दिया V2। अब ये N1V1 का मान दे दिया, इधर N2 का मान दे दिया, V2 पूछ सकते हैं
कि A के N1 नॉर्मलता वाले V1 आयतन से क्रिया करने के लिए B के N2 नॉर्मलता वाले कितने आयतन विलयन की आवश्यकता होगी। V2 का मान पूछ सकते हैं, या V2 का मान दे दिया N2 का पूछ सकते हैं, या इधर N2 V2 का मान दे दिया V1 का दे दिया N1 पूछ सकते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र लगेगा वो है N1 V1 बराबर N2 V2। देखिए यहाँ पर जैसे मोलरता में समीकरण संतुलित होना जरूरी था और जो ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो लग रहे थे वो बट्टे में आते हैं, वहाँ यहाँ वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक काम में नहीं आएंगे, अर्थात समीकरण का संतुलित होना जरूरी नहीं है। यहाँ एक नियम काम करता है और उसे कहते हैं, इसको कहते हैं समतुल्यांक का नियम। समतुल्यांक का नियम क्या है? समतुल्यांक का नियम कि जब भी दो पदार्थों में क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उनके समान तुल्यांक क्रिया में भाग लेते हैं। ये देखो, एक विलयन के तुल्यांक, दूसरे विलयन के तुल्यांक, समान तुल्यांक हमेशा क्रिया में भाग लेंगे। तुल्यांकों की संख्या समान होगी और वो समान तुल्यांक ही क्रिया करेंगे, अर्थात यहाँ पर समीकरण का संतुलित होना आवश्यक नहीं है और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी यहाँ कोई काम नहीं आएंगे। ये समतुल्यांक का नियम हो गया। बस नॉर्मलता ये हो गई। अब देखो, इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स और बिल्कुल बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। उसके बाद ये सभी सांद्रताएं जब पूरी हो जाएंगी तब आपको थोड़े अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, IIT लेवल के। अभी हम बिल्कुल बोर्ड लेवल के बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। बोर्ड में तो ये चीज़ें हैं भी नहीं, जो अभी मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं ये बोर्ड में नहीं है। बोर्ड में केवल आपकी परिभाषा और परिभाषा पर आधारित सूत्र है केवल। ये आपके नीट और जेई के लिए है। मान लो पहला प्रश्न है, H2SO4 का जलीय विलयन है। H2SO4 के 200 ml जलीय विलयन में 4.9 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है या उपस्थित है, तो नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। H2SO4 के 200 ml जलीय विलयन में 4.9 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखो, यदि आप न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल कमजोर और न्यूमेरिकल्स नहीं होता है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जो दिया हुआ है पहले वो लिख लें। H2SO4 के 200 ml जलीय विलयन, यानी क्या है? जल में घुला हुआ विलयन है। कितना है? 200 ml है। ml किसका मात्रक होता है? आयतन का, यानी विलयन का आयतन दे दिया आपको, ये है V। और ये क्या है? ये द्रव्यमान है WB, विलेय का द्रव्यमान WB। और नॉर्मलता पूछी है तो आपको वो सूत्र काम में लेना है, इतने जो हमने सूत्र लिखे थे उनमें से नॉर्मलता ज्ञात करने का, जिसमें विलेय का द्रव्यमान दिया हो और विलयन का आयतन लीटर में दिया हो। सूत्र याद आया होगा, N बराबर विलेय का द्रव्यमान WB बटे विलेय का तुल्यांकी भार, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ, विलेय का तुल्यांक भार गुणा विलयन का आयतन V, और ये ml में दिया है तो ऊपर गुणा 1000। ये सूत्र लिखवाया था। मान रख दें इसमें, N बराबर WB का मान है 4.9 ग्राम गुणा 1000 बटे तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार। देखो, तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वहाँ H2SO4 का हमने तुल्यांक भार निकाला। तुल्यांक भार अम्ल, H2SO4 अम्ल है और अम्ल का तुल्यांक भार होता है अणुभार बटे उसकी क्षारकता। त्यागे गए H+ आयनों की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। तो इसका अणुभार होता है 98 और क्षारकता है इसकी 2, तो 98 बटे 2 कितना आता है? 49 और गुणा इसका आयतन 200 ml। अब देखिए 4.9 और ये 49, 10 बार कट जाएगा ना, 10 बार, 2 जीरो और एक ये 3 जीरो कट गई, यानी 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 और मात्रक लगा दिया N, ये हो गई। H2SO4 के 200 ml जलीय विलयन में 4.9 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, नॉर्मलता पूछी है। तो सवाल में हमको ये 200 ml जलीय विलयन यानी विलयन का आयतन दिया है, 4.9 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है या उपस्थित है, ये विलेय का द्रव्यमान दिया है। तो नॉर्मलता का वो सूत्र काम में लेना है जिसमें विलेय का द्रव्यमान दे रखा हो और विलयन का आयतन दे रखा हो। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन और ml में तो पर गुणा 1000। मान रखा 4.9 गुणा 1000 बटे
H2 स्कोर का तुल्यांक बार 49, पिछले वीडियो में बताया था, देखना अभी भी समझा दिया वैसे मैंने। और विलयन का आयतन 200, ये सोल्व किया तो ये आ गया 0.5 N। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा 0.4 N NaCl 0.4 N NaCl के 600 ml जलीय विलयन में उपस्थित NaCl की मात्रा बताओ। 0.4 N NaCl के 600 ml जलीय विलयन में उपस्थित NaCl की मात्रा। देखो विलयन है NaCl का, तो NaCl हो गया विलेय, ये विलेय है। ये इसका 600 ml जलीय विलयन है, यानी ये हो गया मान V का विलयन का आयतन, ये हो गया मान नॉर्मलता। अब यहाँ पर नॉर्मलता दी हुई है क्योंकि मात्रा का n लग रहा है, नॉर्मलता दी हुई है, नॉर्मलता दे रखा है, आयतन दे रखा है। अब पूछा है NaCl की मात्रा यानी विलेय का द्रव्यमान WB, तो यही वाला सूत्र लग जाएगा, N बराबर WB गुणा 1000 बटे तुल्यांकी भार और गुणा में V। अब हमको NaCl का तुल्यांकी भार चाहिए। NaCl का जो तुल्यांकी भार निकलेगा, लवण है ये, और इसका तुल्यांक भार होता है अणुभार बटे धनायन पर उपस्थित कुल धनावेश या ऋणायन पर उपस्थित कुल ऋणावेश। तो देखो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, एक आयन है, तो एक का भाग लग जाएगा, यानी जो इसका अणुभार आएगा वही इसका तुल्यांकी भार है। और अणुभार इसका कैसे निकालते हैं, ये परमाणु भार जोड़ देंगे, ये होता है 23, ये होता है 35.5, तो बराबर हो जाता है 58.5। इंच में मान रख देंगे। चाहे तो सूत्र को पहले प्रतिस्थापित, पहले चेंज कर लो, WB बराबर कर लो, चाहे पहले मान रख के बाद में कर लो। चलो हम पहले कर देते हैं। WB बराबर आएगा नॉर्मलता, ये दोनों तीनों वज्र गुणा हो जाएंगे, नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार गुणा आयतन, और ये दोनों गुणा में थे तो ये नीचे चल जाएगा बटे 1000। मान रखें, नॉर्मलता दिया 0.4 गुणा तुल्यांकी भार है 58.5 गुणा आयतन है 600 ml 600 और बटे 1000। सोल्व करेंगे, देखो पहले तो ये 2 0 हटा दो और इसको सोल्व कर लो। पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 4 15 20 6 15 20 4 32 32 23.40 इनको किया और गुणा 6 बटे 10। अब 6 से और गुणा कर देते इसको, बटे 10 140.40, तो ये आ जाएगा 14.040 ग्राम में ये मान आ जाएगा। यानी 0.4 NaCl के 600 ml जो जलीय विलयन है उसमें घुला हुआ NaCl की मात्रा कितनी है, 14.040 ग्राम। एक बार इसको चेक कर लेना, कहीं कोई कैलकुलेशन में त्रुटि हुई हो। चलिए और आगे न्यूमेरिकल्स पर यदि हम बढ़ें, देखो इसी को जैसे कर दें आगे, यही विलयन है, मान लो 0.4 NaCl के 600 ml जलीय विलयन में 200 ml जल मिलाने पर नॉर्मलता कितनी हो जाएगी। देखो जल मिला रहे हैं, विलायक मिला रहे हैं, यानी तनुकरण कर रहे हैं, विलयन तनु होगा, तनु होने मतलब नॉर्मल सांद्रता कम हो जाएगी। यहाँ सांद्रता नॉर्मलता के रूप में देख रहे हैं तो नॉर्मलता कम होगी, आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता कम होगी, तो कम होके वो कितनी हो जाएगी ये हमको पूछा है। आपको सूत्र बताया था तनुकरण के लिए, N1V1 बराबर N2V2, है ना। तो ये जो नॉर्मलता दी है ये हो गई हमारी N1 और ये आयतन हो गया V1। तो N1 का मान 0.4
गुणा V1 का मान 600 बराबर N2 ज्ञात करना है। और V2, अब ये ध्यान रखना, V2 200 नहीं लिखना है। 600 ml जलीय विलयन था, 200 ml पानी मिला दिया, तो 600 ml में 200 ml मिलाया है, तो कुल विलयन कितना हो गया 800 ml। तो ये 800 ml हो जाएगा। अब N2 बराबर लेना है हमको, N2 बराबर 0.4 गुणा 600 बटे 800। पहले तो ये 2 0 कट जाएंगे, इसको काटें, 0.4 से कटेगा कितनी बार 20 बार कटेगा भैया, है ना। और काट दें 10 और ये आ गया 3, तो 3 बटे 10 का मतलब 0.3 n। तो 0.4 n NaCl के 600 ml जलीय विलयन में यदि 200 ml पानी और मिला दिया तो जो सांद्रता है नॉर्मलता है वो 0.4 n से घट के कितनी हो जाएगी 0.3 n हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि 2NaHCl यानी HCl का विलयन है, उसकी सांद्रता है 2n के 2 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि नॉर्मलता 1.2 n हो जाए, ये पूछ लिया आपसे। तो वही पानी मिलाने वाली बात हो रही है, इसका मतलब तनुकरण करना है, और तनुकरण के लिए सूत्र लगेगा वही N1V1 बराबर N2V2, N1V1 बराबर। अब N1 ये 2n है, ये N1 है, और इसका 2 लीटर विलयन है, ये V1 है ना। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नॉर्मलता 1.2 n हो जाए, ये N2 है। तो N1 दे रखा है, V1 दे रखा है, N2 दे रखा है, V2 नहीं दे रखा। V2 होता है पानी मिलाने के बाद विलयन का कुल आयतन। तो पूछा V2 नहीं है, पूछा तो हमसे कितना पानी मिलाया जाए, लेकिन पहले हमको ज्ञात क्या करना है V2 कि पानी मिलाने के बाद आयतन कितना हो गया। उसके लिए हम सूत्र को यदि प्रतिस्थापित करें तो V2 बराबर N1V1 बट्टे N2 से N1 का मान 2, V1 भी 2 लीटर बट्टे N2 1.2 होना चाहिए। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो V2 बराबर, देखो इससे कट गया 0.6 और कट गया 0.3, 0.3 का मतलब 10/3 और 10/3 का मतलब 3.33 चलता जाएगा, 333 लीटर, 3.333 लीटर। अब ये पानी मिलाने के बाद का आयतन है और पहले आयतन था 2 लीटर। अब पानी कितना मिलाया जाए वो यदि ज्ञात करना है हमको, मिलाया गया पानी ये बराबर आएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। V2 का मान 3.333 लीटर माइनस V1 2 लीटर, तो कितना पानी मिलाया गया 1.333 लीटर। जब आपसे ये पूछ ले कि पानी कितना मिलाया जाए तो पहले V2 ज्ञात करोगे और V2 ज्ञात करने के बाद V1 को घटाओगे। या डायरेक्ट सूत्र भी हम जैसे लिखना चाहें कि तनुकरण में मिलाया गया पानी, तनुकरण के लिए मिलाया गया पानी या जल बराबर
तो देखो इसी से सूत्र बन जाएगा, पहले V2 निकाला, V2 के लिए सूत्र क्या है, N1 V1 बटे N2, ये तो आ गया V2, और इसमें से V1 माइनस कर दिए। तो चाहे तो डायरेक्ट इस सूत्र को लिख लें, डायरेक्ट याद करना है तो, बाकी तरीका ये है, N1 V1 बराबर N2 V2 याद करो, N2 को ज्ञात करो, N2 निकालो और फिर V2 निकालो, सॉरी, और V2 निकालने के बाद V1 को उसमें से माइनस कर दो, मिलाया गया पानी आ जाएगा, N1 V1 अपॉन N2 माइनस V1। और एक क्वेश्चन देखते हैं। (0.2n H2SO4 के 50 ml विलियन में, H2SO4 का विलियन है, नॉर्मल था 0.2n दी है, 50 ml विलियन है, इसमें 0.1n HCl का 100 ml विलियन मिलाने पर परिणामी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। एक H2SO4 का विलयन है, एक HCl का विलयन है। तो इस तरह वाले में आपको बताया था परिणामी विलयन की नॉर्मलता n बराबर N1 V1 प्लस N2 V2 बटे V1 प्लस V2, विलयन में उपस्थित कुल विलेय के कुल मोलों तुल्यांकों की संख्या, विलयन में उपस्थित विलेय के कुल तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का कुल आयतन। तुल्यांक होता है n गुणा v, तो एक विलय के तुल्यांक, एक विलयन के तुल्यांक और दूसरे विलयन के तुल्यांक, है ना। तो देखो ये एक विलयन है, इसका ये n1 हो गया, ये v1 हो गया, ये HCl के विलयन में ये n2 हो गया, ये उसका v2 हो गया। तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता बराबर n1 0.2 गुणा 50 ml। देखिए यहाँ पर हम ml वाला मान डायरेक्ट रख देंगे, इसको लीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको लीटर में बदलेंगे, इसको लीटर में बदलेंगे, फिर नीचे इनमें लीटर में बदलेंगे, सब में 1,000 का भाग लगेगा, तो वो ओवरऑल वैल्यू वही रहेगी। इसलिए डायरेक्ट ml वाला मान हम यहाँ रख सकते हैं, 0.2 गुणा 50 प्लस 0.1 गुणा 100 बटे 50 प्लस 100, N2 बराबर 0.2 गुणा 50 कितना आएगा, 10, है ना, प्लस 0.1 गुणा 100 कितना आएगा, 10 बटे ये कितना हो गया 150, यानी कि 20 बटे 150। अब इसको जब सोल्व कर लोगे आप तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता आ जाएगी, n का मान आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 बटे 15 है, इसको सोल्व करेंगे, 0 है ना, पॉइंट लगाया 0 आया, 15 कम 15, 5 0 45 5 0 0.1333 n, ये उस परिणामी विलयन की नॉर्मलता होगी। दो अम्लों को मिला दिया। चलिए मान लो कि अम्ल और क्षार को मिला रहे हैं, अम्ल और क्षार, अम्ल ही मान लो यही है, 0.2 NH2SO4 के 50 ml में 0.1 n NaOH विलयन का कितना आयतन मिलाए के दोनों मतलब अम्ल और क्षार है ना, दोनों का पूर्ण उदासीनीकरण हो जाए, दोनों का पूर्ण उदासीनीकरण हो जाए। तो पूर्ण उदासीनीकरण के लिए फॉर्मूला था N1 V1 बराबर N2 V2, या अम्ल और क्षार के रूप में देखें तो NaVa बराबर NbVb, ये भी लिख सकते हैं, N1 V1 बराबर N2 V2 लिख सकते हो। तो ये अम्ल है, ये इसके लिए हो गया, Na 0.2 गुणा 50, डायरेक्ट ml वाला लिख देंगे, NaOH विलयन है 0.1 गुणा Vb हमको ज्ञात करना है, तो Vb बराबर
0.2 गुणा 50 बटे 0.1 बराबर आ जाएगा 100 ml। यानी 0.2 NH2SO4 के 50 ml में 0.1 NaNOH का कितना आयतन मिलाया जाए? 100 ml आयतन मिलाया जाए। यहाँ पर देखो इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि H2SO4 में तो 2 H प्लस होते हैं और NaOH से 1 OH माइनस आता है, तो इसके दो नहीं, वो मोलों की संख्या में फर्क पड़ता है। यहाँ समतुल्यांक का नियम काम करेगा, चाहे इसमें कितने H प्लस हो चाहे इसमें कितने NaOH हो। समतुल्यांक का नियम ये कहता है कि जब दो अभिकारकों में क्रिया होती है तो उनके हमेशा समान तुल्यांक क्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि वो जो 2 और 1 का चक्कर है कि इसके 2 H प्लस है इसका वो 1 है, तो ये जब हमने नॉर्मलता में चेंज किया था इसको, उस नॉर्मलता में जो तुल्यांकी भार का भाग लगता है वो वहां पर एडजस्ट हो जाता है उसी समय पर, तो समान तुल्यांक क्रिया में भाग लेते हैं। तो इसके तुल्यांक देखो ये कितने तुल्यांक बने? ये 10 तुल्यांक बने, तो इसके भी 10 तुल्यांक की क्रिया में भाग लें, क्योंकि आयतन ml में है तो हम मिली तुल्यांक कह सकते हैं कि इसके मिली तुल्यांक कितने बने? अम्ल के आयतन ml में ना, इसलिए मिली तुल्यांक हो गए। अम्ल के मिली तुल्यांक के 10, तो क्षार के भी कितने मिली तुल्यांक काम आएंगे? समतुल्यांक के नियम अनुसार क्षार के भी 10 मिली तुल्यांक की काम आएंगे। अब नॉर्मल तो 0.1, अब इसको कितने से गुणा करें कि उत्तर 10 आ जाए? 100 से, यानी 100 ml हमको NaOH मिलाना पड़ेगा पूर्णता समीकरण के लिए। एक नॉर्मलता से मोलरता है, मोलरता से नॉर्मलता यदि पूछ ले तो 0.2 NH2SO4 विलियन की मोलरता बताओ। नॉर्मलता दिया ना तो मोलरता पूछ ले, 0.2 NH2SO4 विलियन की मोलरता बताओ। नॉर्मलता मोलरता में संबंध था, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा n फैक्टर। नॉर्मलता बराबर मोलरता पूछिए तो मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे n फैक्टर, इस तरह कर देंगे फैक्टर। नॉर्मलता का मान दिया है 0.2 बटे, अब H2SO4 है ये, और H2SO4 के लिए n फैक्टर क्या होगा? अम्ल है, अम्ल के लिए n फैक्टर होता है उसकी क्षारकता, n फैक्टर बराबर क्षारकता। और क्षारकता क्या होती है? जलीय विलयन में त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या, और जो कितने होंगे? 2 प्रति अणु द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या। जलीय विलयन में प्रति अणु द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या 2, तो n फैक्टर कितना हुआ इसका? 2। ये हमने पिछले वीडियो में समझा है आपको, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा? मोलरता बराबर 0.1 m। ठीक है, तो नॉर्मलता हमारी कंप्लीट हुई। इससे नेक्स्ट आती है देखो फॉर्मलता। फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, और इसको F से दर्शाते हैं। ये बिल्कुल मोलरता के जैसी ही है, एकदम सेम है मोलरता के जैसी, लेकिन ये जनरली काम में आती है आयनिक यौगिकों के लिए। आयनिक यौगिकों के लिए, आयनिक यौगिकों के लिए ये यूज में ली जाती है। हालांकि आजकल इसका उपयोग बहुत कम करते हैं, फिर भी बताना जरूरी है आपको। आयनिक यौगिकों के लिए काम में ली जाती है। क्यों काम में ली जाती है? क्योंकि देखो जो सहसंयोजक यौगिक है उनमें तो अणु निश्चित होते हैं, और उनके लिए हम शब्द काम में लेते हैं अणुभार। एक अणु का भार अणुभार, है ना। लेकिन आयनिक यौगिकों में एक अणु निश्चित नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे हम कहें कि NaCl, तो एक्चुअल में ये NaCl या सोडियम क्लोराइड का एक अणु का सूत्र नहीं है, वहाँ एक अणु निश्चित नहीं होता है। ये उसका मूलानुपाती सूत्र इसको कह सकते हो, आनुपातिक रूप से है ना, संयोजकताओं के आधार पर सूत्र है, ये एक सूत्र नहीं है। क्योंकि जब NaCl बनता है, इसका एक पूरा क्रिस्टल होता है, और उस पूरे क्रिस्टल में देखो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्लोरीन ग्रहण करता है, तो Na प्लस आयन होते हैं, Cl माइनस आयन होते हैं, ये Na प्लस और Cl माइनस। तो एक अणु का मतलब तो हो गया ये Na प्लस केवल इसी से आयनिक बंध बना रखा है।
जबकि ऐसे नहीं है। पूरे क्रिस्टल में एक Na+ इधर ये Cl- से बंध बनाएगा, इनके इधर जो और आयन होंगे NaCl, मान लो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये तो जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वाला Na क्योंकि अभी इस पर धनावेश आ चुका है, क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इस वाले ने इसको दे दिया, इस पर ऋणावेश। अब ये धनायन और ये ऋणायन ये पास पास आ गए तो इनके बीच में यहाँ भी एक आयनिक बंध बन जाएगा, आयनिक बंध जो कि आकर्षण वाला होता है, यहाँ पर भी आकर्षण लगेगा। इसी तरह कोई नीचे इनके NaCl आया, Na+ और Cl-, तो नीचे कोई ऋणायन आएगा उससे भी आकर्षित जुड़ेगा, ऊपर की तरफ भी जुड़ेगा, इधर सामने की तरफ और पीछे की तरफ, यानी एक Na+ 6 Cl- से आकर्षित है और उसी तरह हर एक Cl- 6 Na+ से आकर्षित है। तो 6 आगे 6 से जुड़ा हुआ है, वो 6 आगे फिर 36 से जुड़े हुए हैं। इस तरह यहाँ पर कोई एक अणु निश्चित नहीं होता। यहाँ पर इनका आनुपातिक सूत्र लिया जाता है, अनुपात, क्योंकि 6:6 है, 6:6 में है ये, तो 1:1 हो गया, इसलिए सूत्र बना दिया जाता है NaCl। तो क्योंकि ये एक अणु नहीं है इसलिए इसका जो हम जैसे निकालते हैं अणुभार, उसको अणुभार नहीं बोलते हैं, उसको अणुभार ना बोल करके ये इसके एक सूत्र का भार है तो इसको बोला जाता है सूत्रभार। क्या बोला जाता है? सूत्रभार। और इसी तरह जो मोलरता निकालते हैं वो मोलरता की तरह जो हम निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मलता। है क्या? है मोलरता जैसा ही, जैसे मोलरता होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के, अब मोलरता में तो हम कहते हैं विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ फॉर्मलता आयनिक यौगिकों के लिए है और आयनिक यौगिकों के लिए हम मोलों की संख्या ना कह के 1 लीटर विलयन में विलेय के हम बोलेंगे इसको सूत्रभारों की संख्या, विलेय के सूत्रभारों की संख्या क्या कहलाएगी? फॉर्मलता कहलाएगी। जिस तरह मोल संख्या बराबर होती है द्रव्यमान बटे ग्राम अणुभार, है ना, उसी तरह से सूत्रभारों की संख्या ये बराबर हो जाएगी द्रव्यमान बटे ग्राम सूत्रभार, एक सूत्र का भार और उसे कह देंगे ग्राम में। जैसे NaCl ये एक सूत्र है, इसका भार 58.5 AMU है ना, और ग्राम लगा देंगे तो वो ग्राम सूत्र भार मतलब वही 6.023 × 1023 अणुओं की संख्या। एक मोल जैसे होता था, यहाँ पर उसको मोल ना बोल के ग्राम सूत्र भार बोलते हैं। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के सूत्र भारों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। मात्रक सूत्र बनेगा इसका F बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और आयतन लीटर में। यदि ग्राम सूत्र भार नहीं दिया, द्रव्यमान दिया है तो F बराबर यानी फॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम सूत्र भार गुणा विलयन का आयतन V लीटर में। ये इसका सूत्र हो गया। ml में दिया है तो ऊपर गुणा 1000 हो जाएगा। क्लियर बात? मात्रक यदि इसका देखें तो मात्रक ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर, या केवल हम F लगा देंगे आंकिक मान के आगे तो वो फॉर्मलता का मात्रक होगा। और क्योंकि इसमें आयतन का हमारा, इसलिए ये भी ताप पर निर्भर करती है। फॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर फॉर्मलता में कमी आएगी। मोलरता की तरह ही है सब कुछ, बस आयनिक यौगिकों के लिए है और मोलों की संख्या के स्थान पर ग्राम सूत्र भारों की संख्या काम में ले रहे हैं और अणुभार के स्थान पर ग्राम सूत्र भार काम में ले रहे हैं। होता वैसे ही जैसे एक अणु का भार उसी तरह से है, लेकिन इसको एक अणु ना बोल करके इसको एक सूत्र भार बोलते हैं, एक सूत्र भार। क्लियर हुआ? तो आज हमने नॉर्मलता पढ़ी और फॉर्मलता पढ़ी
और आगे जो सांद्रता के मात्रक हैं जैसे प्रतिशत में मात्रा, ppm मात्रा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।